बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर चंद शहजाद, द डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज द कॉन्सेप्ट अकेडमी। बेटा पिछले लेक्चर में हमने जो पॉइंट्स लिखे थे वो एटॉमिक प्लान एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड फ्रांस और पाकिस्तान के दरमियान जो एटॉमिक प्लान पर एक मुआहदा हुआ था जिस पर बाद में इंडिया ने और अमेरिका ने और बाकी जो बिग पावर्स थी उन्होंने इंटरफेयर करके पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान ये जो एटॉमिक प्लान पर मुआहदा था जिसकी जो पेशगी अमाउंट थी 40 करोड़ वो पाकिस्तान ने दे भी दी थी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे चुके थे, लेकिन इसके बावजूद जो है इसको विड्रॉ कर लिया गया। अब इसके बाद जो है 1977 में पाकिस्तान का थर्ड मार्शल लॉ थर्ड मार्शल लॉ 1977 में पाकिस्तान का तीसरा मार्शल लॉ था। और ये मार्शल लॉ जनरल ज़ियाउल हक ने लगाया। और इसी दौरान पाकिस्तान में जो इस्लामाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया वो भी जो इस्लामाइजेशन का कॉन्सेप्ट था जो आएगा, ये भी आपकी बुक में है, ये 1977 से लेके 1988 तक है। जो कि अब इस दौरान जो है कुछ अमेंडमेंट की गई, जैसे उशर को ज़रूरी करार दिया गया। उशर जो है वो फर्स्ट 1981 में उशर का निज़ाम, और उशर का मतलब होता है 10%, यानी कि जो रबी क्रॉप है जिसमें वीट आता है, वीट का 10% जो हिस्सा है वो पुअर और नीडी पीपल में डिस्ट्रीब्यूट करने को उशर कहा जाता है। ये भी इस्लामाइजेशन के कॉन्सेप्ट में है। इसके अलावा बाजमात नमाज मुख्तलिफ इदारों में, स्कूलों में बाजमात नमाज का रमज़ान शरीफ में देखा गया कि अगर कोई भी मुसलमान अगर खाते पीते किसी पब्लिक प्लेसेस के ऊपर अगर वो पकड़ा जाता है तो उसको फिर क्या किया जाता था, उस पर कुछ जुर्माना भी आयद किया जाता था और उसको कैद यानी कि उसको अरेस्ट कर लिया जाता था और जुर्माने भी किए जाते थे। तो इस दौर को इस्लामाइजेशन का दौर कहा जाता है। इसी दौरान जो है यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि 77 ही चल रहा है, इसके दौरान यहाँ पर जो पाक जो एक हुई थी सोवियत यूनियन यानी कि अफगान रशिया वॉर जो है वो भी शुरू हुई। अफगान रशिया वॉर ये शुरू हुई 1979। कब शुरू हुई? 1979 में। फॉन्ट साइज छोटा है लेकिन मैंने चेक किया है, क्लियर है, आप लिख लेंगे इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से। अब इसके बाद जो है फिर 1987 में इलेक्शन हुए और इन इलेक्शन में बेनज़ीर भुट्टो जो है वो कामयाब हुई एंड शी वाज डिक्लेयर्ड द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इसमें बेनज़ीर भुट्टो जो है वो, और उसके बाद 1991 में इनकी असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया गया गुलाम इसाक खान ने, ठीक है, ऑन द चार्ज ऑफ करप्शन, यानी कि 58(2)B की बुनियाद पर जो असेंबलीज थी वो डिसॉल्व हो गई। ठीक है जी। उसके बाद जो है मेजर पॉइंट्स 1996 में मोटरवे को इनॉग्रेट किया। बाकी बहुत से इवेंट्स हैं लेकिन आप लोगों ने ये याद रखना है, ये मेजर इवेंट्स हैं जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। उसके बाद 1998 में, ठीक है, पाकिस्तान एटॉमिक एक्सपेरिमेंट जो कामयाब हुए और इसको हम लोग यौम तकबीर के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इस्लामाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो देख लें, तीसरा मार्शल लॉ, फिर इस्लामाइजेशन या इस्लामाइजेशन का तस्वुर ये आया। फिर अफगान रूस जंग, उसके बाद इलेक्शन
1987 के, ठीक है। और यहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो को की बरतरफी होती है, और यहाँ पर मोटरवे का इफ्तिताह ये सारी चीज़ें जो है आप लिखेंगे। यौम तकरीर, फिर उसके बाद मुशर्रफ दौर आ गया। मुशर्रफ दौर में क्रीक लाइन साइन हुआ। तो मेजर इवेंट जो है उसमें ये देखें 2005 में अर्थक्वेक आया। अर्थक्वेक 8 अक्टूबर 2005 में आया, जिसमें कश्मीर और बहुत से इलाकों को डिस्टर्ब किया, मरगला टावर भी गिरा, ठीक है। उसके बाद 2008 के इलेक्शन आए, ठीक है। जलजला, ठीक है। एटमी तजर्बे, इलेक्शन, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। इसके बाद जो है 2010 में सैलाब आया, और इस सैलाब में बहुत से लोगों की फसलें, उनके जानवर और बहुत सी चीज़ें। और उसके बाद तकरीबन जितने भी मेजर इवेंट्स हैं वो आप लोगों को मालूम है, आप लोगों को पता है, क्योंकि हिस्ट्री की जो मोस्टली जो पार्ट होता है जो इंसान अपनी आंखों से देखता है। तो 2010 के बाद मेरे ख्याल में जितने भी मेजर इवेंट्स हुए हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। 2013 में फिर जो है वो इलेक्शन हुए, नवाज शरीफ आया, नवाज शरीफ की फिर असम्बलीज को डिसॉल्व किया गया, उसको नाअहल करार दिया गया। फिर इमरान खान आया, अभी कोरोना है, ये तमाम के तमाम चीज़ें आपके सामने हुई हैं। और इन पर मजीद तो ये मेजर इवेंट्स थे जो हम लोगों ने देखे। अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम लोगों ने स्टार्ट करना है वो क्या है। हमारी 3 क्लासेस इस पर लग गई, लेकिन इसका आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब जो बहुत इम्पोर्टेंट हार्ड फेवरेट, यानी कि मैंने अक्सर देखा है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, और क्यों आता है ये भी मैं आपको बताता चलूँ। इस वजह से आता है क्योंकि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आने की तमाम के तमाम क्वालिटीज़ मौजूद हैं। यानी इसमें 10 हेडिंग्स हैं और इतनी एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो कि एक 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए हो सकती है। क्लियर हो गया। अब हम लोग वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है अलीगढ़ मूवमेंट। टॉपिक है अलीगढ़ मूवमेंट। सबसे पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि अलीगढ़ मूवमेंट के फाउंडर कौन हैं। ये हैं सर सैयद अहमद खान। कौन थे? सर सैयद अहमद खान, ठीक है। सर सैयद अहमद खान 1817 में पैदा हुए। ज़्यादा क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इनका बैकग्राउंड या इनकी पैदाइश दी नहीं गई, तो हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सर सैयद अहमद खान जो है वो 1817 में पैदा हुए और 1837 में उनको कमीशन के थ्रू गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए। उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने गवर्नमेंट के जितने भी अफेयर हैं उनमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। अब उसका ये फ़ायदा हुआ कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद, यानी कि जब अंग्रेज ये समझते थे कि मुस्लिम्स वर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अब अंग्रेज़ों का ख्याल ये था कि मुसलमान ही जंग आज़ादी के जिम्मेदार हैं। लेकिन सर सैयद अहमद खान वो सीढ़ी नुमा इंसान थे जिन्होंने न सिर्फ अंग्रेज़ों और मुसलमानों के दरमियान सुलह रहमी, दोस्ताना ताल्लुकात को मेंटेन किया, इसके अलावा उन्होंने बहुत से ऐसे कारनामे किए, बहुत से ऐसी किताबें लिखी, रिसाले लिखे, जिससे जितनी भी ये दूरियां थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, गलतफहमियां थी, वो तमाम के तमाम मुसलमानों और अंग्रेज़ों के दरमियान दूर हो गई।
आइए हम लोग इसको आगे चलाते हैं, शुरू करते हैं। तहरीक अलीगढ़ जो है उसके फाउंडर मैंने आपको बताया कि सर सैयद अहमद खान थे। सर सैयद अहमद खान ही इज़ द रिलीजियस स्कॉलर, ही वाज द रिलीजियस स्कॉलर, वो एक मजहबी स्कॉलर भी थे। अब उन्होंने अंग्रेज़ों और मुसलमानों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ी जो एफर्ट की, वो क्या की, एक पॉलिसी उन्होंने डिक्लेयर की। वो क्या थी, ऑब्जेक्टिव क्या थे उसके, जो मेन पॉइंट हैं उसके, अलीगढ़ मूवमेंट के जो मेन पॉइंट्स हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्या है। ऑब्जेक्टिव सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्टिव में आपने चंद पॉइंट्स याद रखने हैं। ये टोटल 4 पॉइंट्स हैं। 4 पॉइंट्स में मैं आपको चंद चीज़ें अहम बताऊंगा जो आप लोगों ने याद रखनी है। इसमें कॉन्सिलिएशन अमंग मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश पीपल। कॉन्सिलिएशन का मतलब होता है दोनों के दरमियान जो राब्ता है, कॉन्सिलिएशन है, उसको मेंटेन करना। Conciliation between Muslims and the British, यानी कि बरतानिया के अंग्रेज़ों और मुसलमानों के दरमियान क्या करना, कॉन्सिलिएशन के एफर्ट्स करना, एफर्ट्स टू कॉन्सिलिएशन बिटवीन मुस्लिम्स एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। दूसरा जो पॉइंट है, to suppress education, among Muslims, यानी कि उस वक्त मुसलमान जो है वो तालीम के ज़ेवर से बहुत दूर जा चुके थे, यानी कि तालीम हासिल ही नहीं कर रहे थे। मुसलमान तालीम में बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो चुके थे। तो इसलिए उनकी ये भी कोशिश थी कि वो मुसलमानों की तालीमी तौर पर रहनुमाई कर सके, जिसकी वजह से उनका जो मेजर फोकस था वो ये था कि इंग्लिश पर वो ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि वो एक फेमिलियर और एक इंटरनेशनल लैंग्वेज थी उस वक्त भी। तो इसलिए वो ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को प्रमोट किया जाए, क्योंकि इंग्लिश ही वो ज़ुबान है जिसकी वजह से मुसलमान तरक्की कर सकते हैं। देखिए, इंग्लिश सीखना या ना सीखना चले वो एक अलग मैटर है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया था कि इल्म हासिल करो, ख्वाह तुम्हें चीन क्यों ना जाना पड़े। उस वक्त चीन ये नहीं था, उस वक्त चीन का मतलब होता था बहुत दूर। तो वो तमाम लैंग्वेजेस जो इंसान को मॉडर्निज्म की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि जदीद दौर की तरफ लेके जाती हैं, तमाम के तमाम लैंग्वेज इंसान को सीखनी चाहिए। तो उस पर उनका जो फोकस था वो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना था। इस पर उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी का भी क़याम किया। अभी हम लोग इस पर लिखेंगे, साइंटिफिक सोसाइटी 1863 में उन्होंने इस्टेब्लिश की, और उसमें यह था कि जितने भी स्कॉलर्स हैं, जितने भी बहुत बड़े बड़े अदीब हैं दुनिया के, जिन्होंने इंग्लिश में बुक्स लिखी हैं, उनको उर्दू में ट्रांसलेट करके मुसलमानों को दी जाए, ताकि मुसलमानों को ये पता चले कि मौजूदा दौर में हो क्या रहा है। ऐसा ना हो कि वो पीछे रह जाए और बाकी कौमें आगे चली जाएं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, लॉयल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, लॉयलिटी, प्रमोट लॉयलिटी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बात करेंगे, यानी कि बरतानिया या बरतानवी राज भी आप कह सकते हैं, हुकूमत, मेजर हम लोग इसको यही कहेंगे, मेजर हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान राब्ता। ठीक है, नंबर सेकंड जो है वो है मुसलमानों की तालीमी कमी को पूरा करना, ये ऑब्जेक्टिव थे उसके। आप बरतानवी हुकूमत के साथ वफादारी का जज्बा,
नंबर नेक्स्ट जो है और लास्ट जो है वो है फ्रेंडली रिलेशन टू अदर नेशंस। ठीक है, फ्रेंडली रिलेशन टू नेबर भी आप देख सकते हैं, नेबरिंग जो पीपल थे, यहाँ पर नेबरली रिलेशन बिटवीन मुस्लिम एंड अदर इंडियन अदर रिलेशन थे। यानी कि दूसरी जो कौमें हैं या लोग हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात, दूसरे मज़ाहिब के साथ अच्छे ताल्लुकात, ये अलीगढ़ मूवमेंट का मकसद था। These were the major objective of the अलीगढ़ मूवमेंट। कंसिलिएशन बिटवीन मुस्लिम एंड द ब्रिटिश, उनके दरमियान राब्ता कायम करना, मुसलमानों को की तालीमी कमी को पूरा करना और बरतानवी हुकूमत के साथ वफादारी का जज्बा किसमें, मुसलमानों में पैदा करना। ठीक है, दूसरे मज़ाहिब के साथ अच्छे ताल्लुकात का को कायम करना, मेंटेन करना, ये अलीगढ़ मूवमेंट के मेजर ऑब्जेक्टिव थे। इसमें सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस करेंगे वो है कॉज ऑफ इंडियन म्यूटनी। कॉज ऑफ इंडियन म्यूटनी, इसे उर्दू में असबाब बगावत हिंद भी कहा जाता है। यानी अंग्रेज़ों को इस बात का यकीन दिलाना, क्योंकि द ब्रिटिश कंसिडर्ड दैट द मुस्लिम वर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्लियर हो गया। अब असबाब बगावत हिंद मैगजीन लिखने का, रसाला लिखने का ये मकसद था सर सैयद अहमद खान का कि उन्होंने इस पर अंग्रेज़ों को ये बावर कराया, ये बताया कि ये सिर्फ मुसलमानों की ज़्यादती या गलती नहीं है, मुसलमानों की तरफ से जो एफर्ट्स हुई हैं वो ये हुई हैं कि मुसलमान ही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की रीज़न नहीं है, वजह नहीं है, कॉज नहीं है। अब अंग्रेज़ मुसलमानों को वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की वजह समझते थे। इस रिसाले में उन्होंने कहा था कि इसमें जो मेजर चीज़ थी वो गवर्नमेंट पॉलिसीज और फ्यू मॉन्गर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, चंद शरारती लोग, ये मतलब है। यानी एक तरफ वो इशारा करते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज का भी रोल था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, और चंद शरारती लोगों का, आप इस पे पूरे मुसलमानों को इस बात का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, बल्कि इसमें हुकूमती पॉलिसियाँ और चंद शरारती लोगों का खड़ा किया हुआ हंगामा था। इसमें तमाम के तमाम मुसलमान इन्वॉल्व नहीं थे। ठीक है, क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने ये बात इसलिए की थी क्योंकि वो खुद एक ऐसी पर्सनालिटी थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की बहुत सी नोबल फैमिलीज को प्रोटेक्ट किया और उन्होंने उनकी ज़िंदगियां बचाई। इसलिए उन्होंने ये इशारा किया कि असबाब बगावत हिंद, याद रहेगा ना, असबाब बगावत हिंद या कॉज ऑफ इंडियन म्यूटनी, इसका मतलब ये, इसमें जो पॉइंट्स आपने लिखने हैं वो ये लिखने हैं कि सर सैयद अहमद खान ने एक मैगजीन जो है वो पब्लिश किया। उस मैगजीन में उन्होंने ये कहा कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रिस्पॉन्सिबल बिकॉज द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसिडर द मुस्लिम वर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि मुसलमान जो है वो जंग आज़ादी के ज़िम्मेदार हैं। तो इस मैगजीन में उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की कॉज बनी है और फ्यू मॉन्गर, चंद शरारती लोग, ना कि पूरे मुसलमान। क्लियर हो गया। बाकी इसमें जितने भी पॉइंट्स रहेंगे हम अपने अगले जो लेक्चर उस पर डिस्कस करेंगे। इसमें जो चीज़ आपको समझ ना आई हो हमें ईमेल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।